मेरा नाम मीनाक्षी है। मेरी कहानी बहुत सारे दुखों से भरी हुई है। बचपन से लेकर जवानी तक मैंने सुकून नहीं देखा। न जाने कहाँ पर मेरे हिस्से का सुकून लिखा हुआ था। मैं अपनी पैदाइश के समय से ही बहुत खूबसूरत थी। मेरे नसीब में पढ़ाई लिखाई नहीं थी, बस था तो घर में रहना और घर में रहकर घर के सारे काम करना। सारी ज़िंदगी अपने शौक़ पूरे किए बिना ही गुजार दी। मेरी माँ ने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ देखी थी। जब मेरे माता पिता का रिश्ता तय हुआ था तब मेरे पिता के घरेलू हालात बहुत कमज़ोर थे, लेकिन इस गरीबी में भी मेरी माँ ने हमेशा मेरे पिता का साथ दिया था। मेरे माता पिता की शादी हो गई। मेरे माँ बाप की ज़िंदगी बहुत परेशानियों में गुजर रही थी। मेरी दादी थीं, दादा भी थे और मेरी एक बुआ भी थी। जिस दिन से मेरी माँ के कदम अपनी ससुराल में आए थे, तभी से उन्होंने अपनी ससुराल की हर एक चीज़ को बदल दिया था। उस घर में खुशियाँ जगने लगी थी। मेरी माँ बहुत मेहनती औरत थी। अपने पति के साथ मेहनत करके उन्होंने अपनी गरीबी को ख़त्म कर लिया था। मेरे पिताजी जेंट्स टेलर थे, बहुत अच्छी सिलाई किया करते थे और मेरी माँ से भी बहुत अच्छे से सिलाई आती थी। शादी के बाद मेरी माँ ने अपने पति के साथ मेहनत की और अपने घर की परेशानियों को दूर कर लिया। अब हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रही थी। टीवी, फ्रिज और ज़रूरत की हर वो चीज़ मौजूद थी। मेरी माँ ने मेरे पिता के साथ हाथ बटाकर सारे घर की परेशानियाँ ख़त्म कर दी थीं। पिताजी अपनी पत्नी से बहुत खुश रहते थे। मेरी दादी भी मेरी माँ से बहुत खुश रहती थी। मेरी बुआ की अभी तक शादी नहीं हुई थी। मेरी माँ बुआ की शादी के लिए पैसे जोड़ती थी ताकि जब बुआ की शादी हो तो फिर उनके दहेज का इंतज़ाम अच्छा कर सके। और फिर वही हुआ। 1 साल बाद माँ पिताजी ने मिलकर बुआ की शादी की। बहुत अच्छी जगह शादी की और शादी भी खूब धूमधाम से की थी। हमारे पूरे परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। बुआ अपनी भाभी यानी मेरी माँ से बहुत प्यार करती थी। मेरी माँ ने हमेशा बुआ को अपनी नंद नहीं बल्कि अपनी बहन समझकर हमेशा उनका साथ दिया था। मेरे पिता इस बात से बहुत खुश थे कि उनकी पत्नी ने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया है। माता पिता दोनों की मेहनत से हमारा घर स्वर्ग बन गया था। बुआ की शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरे दादा का भी देहांत हो गया। अब घर में सिर्फ 3 लोग ही बचे थे, माँ, पिताजी और दादी। बुआ कभी कभी हमारे घर पर आ जाती थी और वो अपने ससुराल में बहुत खुश रहती थी। उनकी शादी दूसरे शहर में हुई थी, इसी वजह से वो हमारे घर कम आती थी। पूरे परिवार की ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजर रही थी। घर में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। बस कमी थी तो मेरी माँ के पास कोई औलाद नहीं थी। मेरी माँ की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन मेरी माँ ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। मेरे पिता का कहना था, अगर औलाद हो जाती है तो ठीक है, नहीं हुई तो भी कोई बात नहीं, हम एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। कभी मेरी दादी ने भी मेरी माँ को औलाद ना होने का ताना नहीं दिया था, क्योंकि मेरी माँ ने हमेशा दादी को अपनी सगी माँ की तरह ही समझा था। इसलिए मेरे पूरे परिवार में बहुत ज़्यादा मोहब्बत बनी हुई थी। सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कुछ दिनों बाद पता चला कि बुआ भी प्रेग्नेंट है, लेकिन अभी तक मेरी माँ की गोद सूनी थी। अब मेरी माँ को औलाद की कमी महसूस होने लगी थी। वो दिन रात माँ बनने की प्रार्थना करती रहती थी। फिर कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि माँ की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। जब माँ को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि ये प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही हमारे घर में खुशियों की बढ़ोतरी हो गई थी। माँ के प्रेग्नेंट होने के बाद तो पिताजी ने माँ को अपनी पलकों पर बिठाकर रख लिया था। पिताजी माँ का हर तरह से ख्याल रखते थे, टाइम से उनको अपने हाथों से खाना खिलाते थे और उनकी दवाइयों का भी हमेशा ध्यान रखते थे। दादी ने भी एक माँ की तरह अपनी बहू की सेवा की थी। और फिर मेरे माता पिता के घर एक बेटी पैदा हुई जो कि मैं थी। मेरे पैदा होते ही जैसे हमारे घर में तो खुशियाँ डबल ट्रिपल हो गई थी। पूरा परिवार बहुत खुश था। सबसे ज़्यादा खुश मेरे पैदा होने पर मेरी माँ थी। मेरी माँ एक बहुत अच्छी औरत थी। मेरी दादी हमेशा मेरी माँ की तारीफ़ किया करती थी। मेरी पैदाइश पर मेरी बुआ भी हमारे घर पर आई और बहुत सारे मेरे लिए गिफ्ट्स भी लेकर आई थी। हमारा घर खुशियों से भर चुका था, लेकिन माँ ये नहीं जानती थी कि उनकी ये खुशियाँ कुछ ही दिनों की हैं। कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि माँ सिलाई कर रही थी और अचानक ही उनको चक्कर आने लगे और वो गिरकर बेहोश हो गईं। पिताजी उनको देखकर बहुत घबरा गए थे और माँ को लेकर अस्पताल चले गए। डॉक्टर ने माँ के कुछ टेस्ट लिख कर दिए और जब रिपोर्ट्स आईं तो डॉक्टर ने कुछ ऐसा बताया कि जिसको सुनते ही पिताजी के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। डॉक्टर ने बताया कि माँ को कैंसर हो गया है। इतनी बड़ी बीमारी थी कि इस बीमारी से लड़ना किसी भी हाल में मुमकिन नहीं था, लेकिन फिर भी पिताजी ने माँ का इलाज करवाया और माँ को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। माँ के इलाज में काफ़ी सारा पैसा भी खर्च हो चुका था।
जितनी खुशियाँ हमारे घर में आई थी, धीरे धीरे वो सारी खुशियाँ कम होने लगी। पिताजी पर तो जैसे परेशानियों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। हॉस्पिटल का खर्चा ज़्यादा था और माँ की वजह से पिताजी अपने काम पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे। इसी वजह से हमारी जितनी भी जमा पूंजी थी, सारी माँ के इलाज पर लग गई। पिताजी ने माँ का इलाज 8 महीने तक करवाया, लेकिन जब फिर भी कोई असर नहीं हुआ तो माँ को दूसरे अस्पताल में दिखाया गया। वहाँ का खर्च तो और भी ज़्यादा था। मैं तब 9 महीने की थी और मेरी माँ बीमार पड़ी हुई थी। दादी ने मुझे संभालने के लिए बुआ को अपने घर पर बुला लिया था। बुआ ने मुझे और घर को अच्छे तरीके से संभाला हुआ था, जबकि मैं बचपन में बहुत रोती थी और बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। इसी वजह से बुआ मुझसे बहुत तंग आ गई थी। माँ की हालत तो दिन ब दिन ख़राब होती चली जा रही थी। उनकी तबीयत में कोई सुधार नज़र नहीं आ रहा था। दूसरे अस्पताल में इलाज होते हुए भी माँ को 1 महीना गुजर गया था। इसके बाद डॉक्टर ने माँ को इलाज कर दिया। पिताजी ने काफ़ी सारे डॉक्टर से माँ का इलाज करवाना चाहा, लेकिन हर डॉक्टर ने इनकार ही कर दिया था। हार मानकर पिताजी माँ को घर लेकर आ गए। घर आने के 2 दिन के बाद ही माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। हमारे घर पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। जितनी भी खुशियाँ थीं, सारी गम में बदल गई थी। मेरी माँ इतनी अच्छी थी कि मेरी माँ का सदमा मेरे पिता और मेरी दादी के दिल पर बहुत बुरी तरह से पहुँचा था। उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, इसलिए मुझे अपनी माँ की जुदाई का दुख पता ही नहीं चला, मगर मुझे अपनी माँ की ज़रूरत तो थी। बस अब समय हो चुका था मेरी ज़िंदगी की बर्बादी के शुरू होने का। मैं अपने बचपन से बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जबकि खूबसूरती तो इंसान की पर्सनैलिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है, मगर मेरी खूबसूरती ने मुझे इस तरह से बर्बाद किया था जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। माँ के मरने के बाद मेरी ज़िंदगी के बुरे दिन शुरू हो गए थे। जब तक मैं बच्ची रही कुछ ना समझी, लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़ी होती चली गई तो मेरी ज़िंदगी ने मेरे लिए ऐसी आजमाइश लाकर रख दी जो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। माँ के मरने के बाद मेरी बूढ़ी दादी मुझे संभाल नहीं पा रही थी। माँ के मरने के सदमे ने उन्हें अंदर से तोड़कर रख दिया था और पिताजी तो बिल्कुल खामोश हो गए थे। मेरी बुआ कुछ दिन तक तो मुझे संभालती रहीं, मगर उन्हें भी अपने घर जाना था। कुछ दिन बाद वो अपने घर चली गईं। उनका घर दूसरे शहर में था, इसलिए उनका आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब मैं अपनी दादी और अपने पिता के पास अकेली रह गई थी। दादी और पिताजी मुझे संभाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि मुझे माँ की ज़रूरत थी। जो सारे काम माँ कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता। मैं बहुत रोती थी और मुझे संभालना उन दोनों के बस के बाहर होता जा रहा था। आस पड़ोस के लोग दादी को यही राय देते थे कि तुम अपने बेटे की दूसरी शादी कर दो। जब दादी पिताजी से इस बारे में बात करती थी तो पिताजी दूसरी शादी के लिए राज़ी नहीं होते थे। लोग ऐसी राय सिर्फ मेरी वजह से देते थे, क्योंकि हालात ही ऐसे बन गए थे और पिताजी दूसरी शादी करने के लिए मान नहीं रहे थे। मैं बहुत छोटी थी और मुझे संभालना उन दोनों के बस की बात नहीं थी। लोगों का कहना था कि अगर आपका बेटा दूसरी शादी कर लेगा तो आपके बेटे को हमसफ़र भी मिल जाएगी और इस छोटी सी बच्ची को वापस से अपनी माँ भी मिल जाएगी। इसी तरह से आपको भी घर में काम करना पड़ता है। जब घर में बहू आ जाएगी तो वो घर का सारा काम भी संभाल लिया करेगी। यही सब बातें सोचते हुए दादी ने भी पिताजी को मनाने की बहुत कोशिश की। फिर जब पिताजी भी अपनी माँ के कहने पर बहुत ज़्यादा तंग हो गए तो उन्होंने दूसरी शादी करने के लिए हाँ कर दी। पिताजी के लिए ऐसे रिश्ते की तलाश थी शादी करने वाली लड़की की कि या तो वो तलाकशुदा हो या फिर विधवा हो और उसके पास कोई औलाद न हो। फिर कुछ दिन बाद ऐसा रिश्ता पिताजी के लिए मिल ही गया। वो औरत तलाकशुदा थी और उससे पिताजी की शादी कर दी गई। दादी ने सोचा कि इस औरत कभी दोबारा से घर बस जाएगा और वो मेरी कदर भी करेगी, क्योंकि उसके पास पहले से कोई औलाद नहीं थी। बस यही सोचकर दादी ने एक विधवा औरत के साथ मेरे पिता की शादी करवा दी, जो मेरी दूसरी माँ बनने जा रही थी। उसका नाम सारथी था। जब पिताजी की शादी हुई तो मैं 11 महीने की थी। दादी ने इस बात की तलाश नहीं की कि आखिर मेरी दूसरी माँ की पहली तलाक क्यों हुई थी, और ये सब जाने बिना ही उन्होंने उनको अपने घर की बहू बना लिया था। वो उम्र में मेरे पिता से 5 साल छोटी थी और देखने में काफ़ी समझदार भी लगती थी। दादी ने सोचा कि ये औरत घर भी अच्छे से संभाल लेगी और मुझे भी अच्छे से संभाल लेगी। शादी के पहले दिन ही दादी ने सारथी की गोद में मुझे लाकर डाल दिया था और कहने लगी कि आज से ये तुम्हारी बेटी है और तुम इसकी माँ हो। तुम्हें इसका हमेशा ख्याल रखना है और इसे हमेशा सगी माँ बनकर प्यार करना है। इस तरह से सारथी माँ ने मुझे अपनी औलाद बनाकर पाला। सारथी और मेरे पिता की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उनके पास अपनी कोई औलाद नहीं थी। मेरी माँ ने मेरा हमेशा ख्याल रखा था, बल्कि मेरी परवरिश अपनी सगी औलाद की तरह ही की थी।
वो घर की जिम्मेदारियां भी अच्छी तरह से उठा रही थी। दादी को लगता था जैसे उन्होंने पिताजी की दूसरी शादी करवाकर बहुत अच्छा फैसला किया, लेकिन ऐसा सिर्फ तब तक ही मुमकिन था जब तक दूसरी माँ के पास अपनी औलाद नहीं आई थी। लेकिन जैसे ही मैं 7 साल की हुई तो पता चला कि दूसरी माँ प्रेग्नेंट है। अपने बच्चे के आने की खुशी किसको नहीं होती, सारथी माँ को भी बहुत थी। 9 महीने का वक्त कैसे गुजरा कैसे नहीं ये तो मैं नहीं जानती, मगर जैसे ही सारथी माँ की गोद में उनकी अपनी औलाद आ गई तभी से ही उन्होंने मुझे रिजेक्ट करना शुरू कर दिया था। वो मुझसे खिंची खिंची सी रहती थी। आखिर वो एक बेटे की माँ थी, उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया था। अब वो मेरे लिए दूसरी माँ नहीं बल्कि मेरे लिए मेरी सौतेली माँ बन चुकी थी, क्योंकि उन्होंने सौतेली माँ बनने वाले रूप दिखाने शुरू कर दिए थे। उन्होंने बेटा पैदा किया था, इसलिए उन्होंने मुझे अहमियत देनी कम कर दी थी, हमेशा मुझे इग्नोर किया करती थी। अब मैं दादी के पास सोने लगी थी और माँ हमेशा अपने बेटे को प्यार करती रहती थी। पिताजी अपने काम से जैसे ही फ्री होते थे बस अपने बेटे को गोद में लेकर घूमने निकल जाते थे। उन्होंने भी मुझ पर से अपना ध्यान हटा लिया था और मैं चुपचाप पिताजी को देखती रहती थी। मेरा भी दिल चाहता था कि मेरे पिता मुझे भी घुमाने लेकर जाया करे, लेकिन ना जाने क्यों उन्हें अपने बेटे के आगे मैं दिखाई ही नहीं देती थी। इसी एहसास ने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया था। बस एक दादी ही बची थी जो मुझसे प्यार करती थी और मेरा ख्याल रखती थी। मैंने भी दादी को ही अपना सब कुछ मान लिया था और हमेशा अपनी दादी के पास रहती थी। दादी मुझे तैयार करके स्कूल भेजती थी और मेरे खाने पीने का भी ध्यान रखती थी, क्योंकि एक दिन दादी ने माँ से भी कहा था कि मीनाक्षी का भी ख्याल रखा करो, आखिर वो भी तुम्हारी औलाद है, छोटी है, उसके दिल पर ये सब कुछ देखकर एहसास होता है तुम अपने बेटे से प्यार करती हो और मीनाक्षी को सौतेला होने का एहसास दिलाती हो। ये बात सुनकर सौतेली माँ ने साफ साफ कह दिया कि जितना ख्याल रखना था मैंने रख लिया, अब मैं अपने बेटे का ख्याल रखूंगी और मैं किस किस तरफ को देखूं, घर भी संभालती हूँ, अपने बच्चे को भी संभालती हूँ। अब आप चाहती हो कि मैं मीनाक्षी को भी संभालूं, ये मुझसे नहीं होगा। ये बात सुनकर दादी शांत हो गई थी। फिर इसके बाद दादी ने मेरे बारे में उनसे कोई बातचीत नहीं की। ऐसे ही 3 साल और गुजर गए। मैं 11 साल की हो चुकी थी और 12वें साल में चल रही थी। अब मैं लोगों की बातों को महसूस भी करती थी और समझती भी थी। दादी की बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं रही थी कि वो मेरा सारा काम कर सकें। एक दिन दादी ने पिताजी से बात की और कहने लगी कि अपनी पत्नी से कहो कि कुछ ख्याल मीनाक्षी का भी कर लिया करे। बिन माँ की बच्ची है और वैसे भी सबसे पहले तो वो तुम्हारी औलाद है, उसे ऐसे नज़रअंदाज ना किया करो, अच्छी बात नहीं है। पिताजी ने सारथी माँ से बात की होगी तो शायद वो थोड़ा बहुत मेरा ख्याल रखने लगी थी। मुझे खाना भी देती थी और स्कूल भी भेज दिया करती थी। मैं इतने में ही खुश हो जाती थी और माँ के साथ घर के सारे काम काज में हाथ बटाने लगी थी। चाहती थी कि माँ मुझसे खुश होकर मुझे भी प्यार किया करे जैसे वो मेरे भाई से करती है। मैं फिक्र से रोज़ाना माँ का काम किया करती थी, उनका खाना लगा कर देती थी, पानी रखती थी, ग्लास लेकर आती थी, कभी रात को माँ के पैर दबाती थी। लेकिन मेरे ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बस इतना हुआ था कि वो मुझसे कभी कभी थोड़ा बहुत बात कर लिया करती थी, वरना तो हमेशा वो मुझे डांटती ही रहती थी। मैं तो बस प्यार की भूखी थी, मुझे माँ का थोड़ा सा प्यार चाहिए था, मगर मैं सारी ज़िंदगी इसी प्यार के लिए तरसती रही थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला जा रहा था और मैं 6 क्लास में पहुँच गई थी। माँ ने पिताजी से कहकर मुझे घर बिठा लिया, मेरी पढ़ाई छुड़वा दी। कहने लगी कि अब हम इसकी पढ़ाई का खर्च पूरा नहीं कर सकते, मुझे अपने बेटे को भी पढ़ाना है। बस तुम्हारी बेटी ने बहुत पढ़ लिया, लड़कियों के लिए इतनी पढ़ाई ही काफ़ी होती है। लेकिन मैं तो और करना चाहती थी। मैं आस पड़ोस के लोगों के बच्चों को देखती थी जो रोज़ स्कूल जाते थे और अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, जबकि मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थी। माँ का असल मकसद ये नहीं था कि मेरी फ़ीस के पैसे जाते हैं, असल मकसद तो ये था कि वो मुझसे घर का कामकाज लेना चाहती थी, सारा दिन मुझसे घर के काम करवाना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं पढ़ाई लिखाई से अपना ध्यान बिल्कुल हटा लूँ और घर के कामों में बिजी हो जाऊँ। इसलिए पिताजी ने मुझे घर बिठा लिया। दादी ने मेरी साइड पर पिताजी से बोलने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन पिताजी ने दादी की एक नहीं मानी। वैसे भी दादी की घर में सुनता ही कौन था, वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि ठीक से चल फिर भी नहीं सकती थी। मैं ही उनको खाना खिलाती थी और उनको सहारा देकर वॉशरूम तक ले जाती थी और उनके सारे काम किया करती थी। फिर जब मैं 15 साल की हो गई तो मुझसे प्यार करने वाली मेरी दादी भी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। वैसे तो माँ, पिताजी और मेरा भाई भी मेरे लिए था, लेकिन हकीकत तो ये थी कि मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा था। पिताजी ने जैसे मुझे इग्नोर कर रखा था, इस हिसाब से मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कि मैं उनसे कोई बातचीत कर सकूं।
अपनी किसी ज़रूरत के लिए उनसे कहना तो बहुत दूर की बात थी। मैं तो माँ से भी कुछ नहीं कह पाती थी, बस चुपचाप अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी और बस सारी ज़िंदगी अपने फटे पुराने कपड़ों में ही गुजार रही थी। कभी कभी माँ मुझे किसी के दिए हुए पुराने कपड़े पहना दिया करती थी, वही मेरे लिए बहुत था। खाना पका पकाया मिल जाता था, बाकी घर के सारे कामों के लिए माँ मुझे आवाज़ें लगाती रहती थी और मैं हमेशा की तरह भाग भाग कर माँ के काम करती। मगर मेरे लाख जतन करने के बावजूद भी माँ ने कभी मुझे प्यार से अपने सीने से नहीं लगाया था। माँ भैया की हर जिद पूरी किया करती थी, लेकिन कभी मेरी तरफ नज़र उठाकर तक नहीं देखती थी। चाहे मुझे बुखार होता तब भी मैं घर का काम करती और जब कभी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती तो सारा दिन बिस्तर पर गुजार देती थी। माँ खाना तो मुझे दे देती थी, मगर साथ में बातें भी बहुत सुनने को मिलती थी। आखिर मैं किससे कहती? मुझे माँ बाप के प्यार की ज़रूरत है। बस खामोशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। अब मेरी ज़िंदगी और भी ज़्यादा ख़राब होने वाली थी, क्योंकि अचानक ही पिताजी को हार्ट अटैक आ गया और वो अस्पताल में 4 दिन एडमिट रहे। 4 दिन एडमिट रहने के बाद उन्होंने अस्पताल में ही अपनी आखिरी सांसें ली। पिताजी के जाने के बाद तो मैं बिल्कुल ही बेसहारा हो गई थी। माँ हमेशा मुझे बुरा भला कहती और गालियाँ देती रहती थी। बस यही मेरा नसीब बन गया था। मैं 18 साल की हो चुकी थी और पिता को मरे हुए 1 महीना गुजर चुका था। तभी से ही माँ ने सारे घर का काम मुझ पर डालना शुरू कर दिया था। पहले तो वो थोड़ा बहुत काम कर भी लिया करती थी, लेकिन अब तो उन्होंने वो भी करना छोड़ दिया था। अब सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही आ गई थी। माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए वो चाहती थी कि उन्हें घर में झाड़ू बर्तन करने के लिए कोई नौकरी मिल जाए, क्योंकि अब कमाने वाले पिताजी भी इस दुनिया में नहीं रहे थे और घर में परेशानी हो चुकी थी। खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। 2 दिन माँ ने लोगों के घरों में जा जाकर नौकरी की तलाश की कि कोई उन्हें नौकरानी के तौर पर अपने घर में काम दे दे। एक दिन माँ को बहुत बड़े बिजनेसमैन के घर में नौकरी मिल गई। माँ ने उस घर में नौकरानी का काम करने के लिए जाना शुरू कर दिया। जिस आदमी के घर वो नौकरी पर जाया करती थी वो शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। उसकी बूढ़ी माँ थी और वो दोनों भाई थे। उन्हें घर में काम करने के लिए बहुत सारे नौकरों की ज़रूरत थी। काफ़ी सारे नौकर तो उनके घर में पहले से ही मौजूद थे, लेकिन अब जबकि उनकी माँ बीमार हो चुकी थी, इसलिए उन्हें एक औरत की ज़रूरत थी जो कि उनकी माँ का ख्याल रख सके। मेरा छोटा भाई 5th क्लास में पढ़ रहा था। माँ को अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई की बहुत चिंता रहती थी। वो चाहती थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने, इसलिए वो नौकरी करने के लिए तैयार हो गई थी और अपने बेटे की फ़ीस भी जमा कर देती थी। वो जानती थी कि अगर वो नौकरी पर चली जाएंगी तो उनके बेटे का ध्यान कौन रखेगा, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को अपने मायके भेज दिया और हर महीने वो उसकी फ़ीस भी भेज दिया करती थी और उसके लिए थोड़े पैसे भी भेज दिया करती थी। इसी तरह से उनके मायके वालों ने उनके बेटे को अपने पास रख लिया और उसकी परवरिश की जिम्मेदारी ले ली। अब माँ तो नौकरी पर चली जाती थी और घर में मैं अकेली बचती थी। माँ सुबह को नाश्ता करके काम पर जाती और शाम को वापस लौटती थी। मैं सारा दिन घर के कामों में बिजी रहती थी। कभी सफाइयाँ करती तो कभी किचन देखने लग जाती थी, कभी कपड़े धो डालती थी तो कभी आंगन में रखे पौधों की देखभाल करने लग जाती थी। मैं चाहती थी कि माँ को घर की हर चीज़ साफ सुथरी नजर आए और कोई काम न करना पड़े, क्योंकि वो अपने और हम दोनों भाई बहन के लिए ही तो नौकरी पर जाने लगी थी। काम से वापस आते समय वो उस घर से वहाँ का बचा हुआ खाना भी लेकर आती थी और हम दोनों माँ बेटी वो खाना खाकर सो जाते थे। माँ पहले भी मुझसे कम ही बात किया करती थी, मगर जब से उन्होंने काम पर जाना शुरू कर दिया था तब से तो उन्हें और भी बात करने का मौका ही नहीं मिलता था। रात को जब माँ बिस्तर पर लेटती थी तो मैं उनके पैर दबाती थी ताकि वो सुकून से सो सकें। माँ सो जाती थी और मैं उनके पैर दबाती रहती थी। जब मुझे नींद आने लगती तब मैं भी सो जाया करती थी। सुबह को मैं जल्दी जाग जाया करती थी। माँ को काम से मिलने वाले पैसे वो बहुत संभाल कर रखती थी। कुछ पैसों को तो वो बैंक में जमा करवा देती थी ताकि उनके बेटे की पढ़ाई में काम आ सके, और खाने पीने के लिए तो वो बंगले से ही वहाँ का बचा हुआ खाना लेकर आती थी और इसमें से जो बच जाता था वो अगले दिन दोपहर को मैं खा लिया करती थी, क्योंकि माँ कहती थी कि अगर घर में खाना पकाएंगे तो सारे पैसे इसी में लग जाया करेंगे। मैं तो पहले से ही माँ की हर बात को अच्छे से मानती थी। ऐसे ही माँ को बंगले में काम करते हुए 5 महीने गुजर गए थे। कुछ दिनों बाद पता चला कि घर की बड़ी मालकिन का देहांत हो गया, यानी कि जिस औरत की मेरी माँ सेवा करती थी अब वो इस दुनिया में नहीं रही और वहाँ का काम और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। इसी वजह से माँ ने अपने साथ मुझे भी बंगले में ले जाना शुरू कर दिया था। वहाँ पर लोगों का आना जाना और काम बहुत ज़्यादा थे। कुछ दिन तक तो मैं अपनी माँ के साथ वहाँ पर आती जाती रही, मगर वहाँ सबसे अजीब बात मुझे ये लगी कि उस घर का जो बड़ा बेटा था वो मुझ पर गंदी निगाह रखने लगा था, यानी कि वही आदमी था जो शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था।
सारा बिजनेस और घर उसके ही नाम पर था। कहने को तो छोटा भाई भी था, मगर वो पढ़ाई कर रहा था, इसलिए उसने अभी बिजनेस में अपना ध्यान नहीं लगाया था। मैं जब चाय लेकर उसके कमरे में जाती थी तो कभी बहाने से वो मेरा हाथ पकड़ लिया करता, तो कभी मुझसे बात करने की कोशिश किया करता था। मैं उसकी गंदी नज़रों को हमेशा पहचानती थी, मगर मैं मजबूर थी। माँ की वजह से बंगले में जाती थी और काम करती थी। ये सब कुछ मेरी माँ की वजह से हो रहा था। आखिर उन्होंने अपने आप को इस तरह से कर लिया था कि मैं चाहकर भी उन्हें अपनी परेशानी नहीं बता सकती थी। बंगले में काम करते हुए मुझे 15 दिन गुजर चुके थे। एक दिन तो बड़े साहब ने हद ही कर दी थी। मैं जब सुबह का नाश्ता लेकर उनके कमरे में गई तो झटके से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि मीनाक्षी, तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगती हो। तुम अगर मेरी बन जाओ तो इस घर में रानी बनकर रहोगी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ छुड़ाया और उनके कमरे से भागकर आ गई थी। मुझे बड़े साहब से नफरत होने लगी थी। आखिर वो मुझसे उम्र में इतने बड़े थे, मैं उनकी बेटी समान थी, लेकिन तब भी वो मुझ पर गंदी निगाह डालते थे। सारा शहर उस आदमी को बहुत अच्छा समझता था, लेकिन जिस तरह से उसकी नीयत मुझ पर थी, उस हिसाब से मुझे उनसे बहुत ज़्यादा नफरत होने लगी थी। और उस घर में कोई ऐसा नहीं था जिससे मैं उनकी शिकायत करती, क्योंकि उनकी माँ भी इस दुनिया से चली गई थी। वो अकेले ही पूरे घर के मालिक थे और अपना हुक्म चलाया करते थे। उनका छोटा भाई तो हमेशा पढ़ाई लिखाई में बिजी रहता था और घर में कभी कभी ही दाखिल होता था। मैंने नौकरों को आपस में बात करते हुए सुना था कि छोटा भाई बड़े भाई से ज़्यादा अच्छा है और उसकी आदत भी बहुत अच्छी है। वो बहुत ईमानदार और अच्छा इंसान है। अब मैं बड़े साहब की इन हरकतों से तंग आ गई थी। मैंने सोच लिया था कि मैं माँ से कह दूंगी मुझे अब वहाँ नहीं जाना। इसलिए मैंने माँ से बहाना बना दिया कि मुझे बंगले में डर लगता है, इसलिए मुझे घर पर ही रहने दो। माँ मेरी बात मान गई और अकेली ही बंगले पर काम करने के लिए जाने लगी। मगर मुझे नहीं मालूम था कि कुछ दिन में मुझ पर एक कयामत टूटने वाली है। कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन माँ रात को जब घर वापस आई तो उनके साथ हवेली के 2 नौकर भी साथ आए थे, जो बहुत बड़े बड़े बॉक्स लेकर आए थे और वो बॉक्स बहुत भारी थे। माँ ने वो बॉक्स अंदर रखवाए और उनको वापस भेज दिया। इसके बाद माँ ने मुझे आवाज़ दी और कहने लगी कि एक बॉक्स में कपड़े हैं, इसको अंदर रख दो, और दूसरे बॉक्स में खाने का सामान है, ये सारा सामान किचन में रख दो। मैंने ऐसा ही किया जो मुझसे माँ ने कहा था, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार एक ही बात आ रही थी कि ये सामान यहाँ पर क्यों आया है और वो भी इतना ढेर सारा। माँ ने बताया कि ये सब सामान उन्हें बड़े साहब ने भिजवाया है और माँ की सैलरी भी बढ़ा दी है। मैं ये सुनकर खुश हो गई थी, मगर मेरा दिल अजीब तरह से घबराने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक बड़े साहब माँ पर इतना मेहरबान क्यों हो रहे हैं। और फिर 2 दिन बाद उसकी मेहरबानी की पोल खुल गई। जब माँ बंगले से काम करके लौट रही थी तो उनके साथ 2 नौकर आए थे, जिनके हाथ में बहुत सारे बैग थे। वो सारा सामान घर पर रखकर चले गए तो माँ ने मुझे आवाज़ दी और कहने लगी कि ये सारा सामान अंदर रख दो। इस बैग में सारे कीमती कपड़े हैं और एक बैग में कुछ जेवर भी हैं और इस बैग में मिठाई और फल हैं, ये तुम खा लेना। वैसे तो ये सारा सामान स्पेशली तुम्हारे लिए है, लेकिन मैं इतने टाइम से तुम्हें खिला रही हूँ, इसलिए ये सब कुछ मेरा हो गया। मैं ये सुनकर चौंक गई थी कि आखिर बड़े साहब ने मेरे लिए ये सब कुछ क्यों भेजा था। मैंने सवाल किया, माँ ये सब कुछ मेरे लिए क्यों आया है। माँ ने बताया कि बड़े साहब तुमसे शादी करना चाहते हैं और मैं उनसे हाँ करके आ गई हूँ। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी और मैं हैरान रह गई थी कि आखिर ये क्या कर दिया माँ ने। लेकिन अब जबकि माँ हाँ करके आ गई थी, इसलिए मैं उनके फैसले को टाल नहीं सकती थी। मैं समझ गई थी कि बड़े साहब ने मुझसे शादी करने के लिए माँ को खूब लालच दिया है। 2 दिन बाद ही मेरी बड़े साहब से शादी कर दी गई। इतने बड़े बंगले में बड़े साहब के अलावा कोई नहीं रहता था। बड़े साहब ने मेरे बदले में माँ को इतने पैसे दिए थे कि उन्होंने वहाँ पर नौकरी करना ही छोड़ दिया था। वो हर महीने माँ को भारी रकम दे दिया करते थे। इस तरह से मुझे बड़े साहब के हाथ बेच दिया गया था। कभी कभी घर में छोटे साहब भी आया करते थे। उनके माँ बाप मर चुके थे, इसलिए वो ज़्यादा समय घर में नहीं रुकते थे। मेरी शादी ज़बरदस्ती बड़े साहब से कर दी गई थी। मैं सारा दिन रोती रहती थी, मगर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। एक दिन बड़े साहब ने मुझे खुद अपने मुंह से ये बात बता दी कि तुम्हारी माँ को मैंने तुम्हें ख़रीदने के लिए बहुत सारे पैसे दिए थे और हर महीने मैंने उन्हें पैसे देने का वादा किया है ताकि वो यहाँ बंगले पर काम पर ना आए। उनकी ये बात सुनकर मुझे हैरत नहीं हुई थी, क्योंकि मैं पहले से ही जानती थी कि ऐसा ही हुआ होगा। माँ के काम छोड़ने की वजह और उनके पास इतने सारे पैसे होने पर मैं समझ गई थी कि मुझे ही बेचा गया है। मैं तो बस रो रही थी, किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। बड़े साहब वो इंसान थे जिसे अय्याशी के सिवा कुछ नहीं आता था
और मुझे तो बंगले में जाने के बाद पता चला कि वो हर रात नई औरत को अपने साथ लेकर आते हैं और इस्तेमाल करने के बाद उसे सुबह उसके घर रवाना कर देते हैं। मुझे भी उन्होंने सिर्फ अपने एक शौक के लिए ही घर में रखा था। बस फ़र्क इतना था कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी शादी करके ख़राब की थी। बड़े साहब रोज़ रात को घर में देर से आया करते थे और शराब पीकर घर में दाखिल होते थे। वो नशे में धुत होते थे, सारी सारी रात बार और क्लब में ही गुजार दिया करते थे। जब घर में आते तो शराब की हालत में धुत होते थे। अगर मैं उनसे कोई सवाल करती तो वो मुझ पर हाथ छोड़ दिया करते थे और मुझे इतना मारते थे कि मैं बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाती थी। इन हरकतों की वजह से मुझे बड़े साहब से और भी ज़्यादा नफ़रत होने लगी थी। शादी करने के बाद उन्होंने मेरी ज़िंदगी को इस तरह से तबाह कर दिया था, मैं कहीं और भी नहीं जा सकती थी। न जाने कि उन्होंने मुझसे शादी की थी। मैं समझ गई थी कि उन्होंने सिर्फ मेरा इस्तेमाल करने के लिए मुझसे शादी करी थी। मैं बहुत खूबसूरत थी और कम उम्र की थी, बस इसी बात का फ़ायदा वो उठाना चाहते थे। शादी के 2 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात जब बड़े साहब को पता चली तो उन्हें बहुत खुशी हुई, क्योंकि अब उनको उनका वारिस मिलने वाला था। मगर मैं खुश नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसे शख्स को वारिस दूँ जो उसे भी अपने जैसा बना देगा और उस बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। मगर मैंने अपनी ज़िंदगी में हालात के साथ समझौता करने के अलावा कुछ भी नहीं सीखा था। मेरी मजबूरियों ने हमेशा मुझे खामोश कर रखा था और जो फ़ैसला माँ ने मेरे लिए किया था उसने तो मेरी ज़िंदगी ही बदल कर रख दी थी। कुछ दिन गुजरने के बाद बंगले में मेरा देवर आ गया। वैसे भी वो कभी कभी घर में रुकने के लिए आ जाता था। अब वो लॉयर बन चुका था, इसलिए उसका दूसरे शहर आना जाना लगा रहता था। वो सुलझा हुआ और बहुत समझदार इंसान था और बहुत ईमानदार था। वो हमेशा हक के लिए लड़ना जानता था, लेकिन उसको मेरे बारे में नहीं पता था कि मैं कौन हूँ और किस तरह से मेरी शादी उसके भाई से हुई है। वो अपने तौर तरीके से नहीं लगता था कि वो मेरे पति का सगा भाई है। बड़े साहब ने मेरे लिए एक डॉक्टर रख रखे थे। वो हर हफ्ते मेरा चेकअप कर जाते थे और मुझे दवाइयाँ दे जाते थे। कहते थे कि अपना ख्याल रखो और अपने खाने पीने पर ध्यान दो, परेशान मत हुआ करो। लेकिन परेशानी तो मेरे भाग्य में लिखी हुई थी। मेरे पति ने मेरी ज़रूरत की हर वो चीज़ घर में मौजूद कर दी थी, लेकिन खुद उसने कभी मुझे प्यार की निगाह से भी नहीं देखा था। हमेशा वो मुझ पर जुल्म करता था। लेकिन अब जबकि मैं माँ बनने वाली थी, इस वजह से उसने मुझ पर जुल्म करने थोड़े कम कर दिए थे। वैसे भी उसे सिर्फ अपने बच्चे से ही मतलब था, मगर वो अपनी अय्याशियों से पीछा नहीं छुड़ा सकता था। सारी सारी रात वो कमरे में बैठकर शराब पीता रहता था। मेरा देवर अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश करता रहा, मगर वो उसकी एक नहीं सुनता था। आखिरकार इतनी शराब पीने का नतीजा ये निकला कि मेरे पति की तबीयत अब ख़राब रहने लगी थी। शराब पीने की वजह से उनकी सेहत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। एक दिन जब मेरे पति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो मेरा देवर उनको अस्पताल ले गया। अस्पताल लेकर जाने के बाद पता चला कि उनके फेफड़े शराब पीने की वजह से ख़राब हो गए। ये खबर बुरी थी, लेकिन मुझे इस खबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अपने पति की ऐसी तबीयत के बारे में सुनकर बहुत सुकून मिला था, क्योंकि जिस इंसान से आपको नफ़रत हो और वही आप पर हुकूमत करे तो आपका ज़िंदगी जीना बेमतलब हो जाता है। ऐसा ही था मेरे साथ भी। जब से मेरी शादी हुई थी तब से लेकर आज तक उसने मुझे सिर्फ दुख और तकलीफ़ ही दिए थे। कभी उसने मुझे अपनी पत्नी नहीं समझा था, बल्कि वो तो मुझे कोई जानवर समझता था और जानवर समझ कर ही मुझे रोज़ मारता पीटता था। कभी कभी तो मुझे शराब पीने पर भी मजबूर कर देता था, और अगर मैं शराब पीने से इनकार कर दिया करती थी तो सिगरेट से मेरे हाथ पैर जलाता था। उस आदमी ने मुझ पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए हैं। एक दिन जब मेरे देवर ने मुझे बताया कि डॉक्टर ने भैया को लाइलाज कर दिया है, तभी मैं कुछ नहीं बोली थी। और फिर एक दिन मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। मेरा पति तो कुछ सुनने और देखने की हालत में नहीं था। अब वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। मैंने उसको अपनी बेटी की शक्ल नहीं दिखाई, क्योंकि उसे बेटे की चाहत थी। मुझे पता था मेरी बेटी की शक्ल देखते ही उसको मुझ पर गुस्सा आएगा, लेकिन अब जबकि वो बीमार पड़ा हुआ था तो वो कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन बड़े साहब ने मुझे अपने पास बुलाया और हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगे। मेरे पति को ये बात पता थी कि अब उनकी ज़िंदगी का बहुत कम समय रह गया है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और एक बार मुझे मेरी बेटी की सूरत दिखा दो। मैंने उनकी बेटी की शक्ल उनको दिखा दी। उसकी शक्ल देखते ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। लेकिन आखिरी समय पर मुझे अपने पति की मौत पर दुख होने लगा था, क्योंकि वो सुधर गए थे और उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांग ली थी। लेकिन अब उस माफ़ी का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उनको देर से समझ आई थी, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकती थी।
हाँ, लेकिन मुझे अब अपनी बेटी की फिक्र लगी रहती थी। मुझे पता था अब मेरी इस घर में कोई जगह नहीं है, इस बंगले से मुझे निकाल दिया जाएगा। माँ ने तो मेरी शादी का सौदा करने के बाद मुझे दोबारा अपने घर में कदम रखने से भी मना कर दिया था, इसलिए मैं उनसे भी मिलने नहीं जा सकती थी। और वो तो मेरे विधवा होने पर भी मुझसे मिलने नहीं आई थी। बहुत दिनों तक तो मैं माँ के इस कठोरपन पर बहुत रोती थी, मगर उनके लिए रोने पर कोई फ़ायदा नहीं था जिनके लिए आप या आपके आंसू कोई अहमियत नहीं रखते हों। जिस दिन से मेरी बेटी पैदा हुई थी उसी दिन से मुझे उसकी हमेशा चिंता लगी रहती थी कि अब मेरी बेटी का क्या होगा, मैं इसको लेकर कहाँ जाऊँ। मैं हमेशा अपनी बेटी को अपने सीने से लगाकर खूब रोती रहती थी। एक दिन मैंने सोच लिया था कि अब मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। आखिर इस घर में मेरा कोई नहीं बचा था, इसीलिए मैंने ठान लिया था कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। एक दिन मैंने अपने कपड़े पैक किए और अपनी बेटी को लेकर घर से निकल आई। वहाँ मेरा कोई नहीं बचा था, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं अपना और अपनी बेटी का फ्यूचर बनाना चाहती हूँ। आखिर अब मुझे अपना कौन मानता, कौन मुझे सहारा देता। मुझे किसी से अब उम्मीदें नहीं थी, इसीलिए मैं उस घर को छोड़कर वहाँ से निकल आई थी। मुझे अपनी बेटी की बहुत चिंता थी, आखिर इसके आने वाले फ्यूचर में इसके साथ क्या होता। बस यही सब बातें सोचते हुए मैंने ये फैसला कर लिया था। मैं बंगले से तो आ गई थी, लेकिन अब मुझे कहाँ जाना था मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैं स्टेशन चली गई और स्टेशन पर बैठकर ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगी। तभी घर पर मेरा देवर आया होगा, उसने मेरे बारे में पूछा होगा तो किसी ने कहा कि वो तो यहाँ से चली गई हैं, और वो परेशान हो गया और उसने मेरा पीछा किया। उसने मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की, फिर आखिरकार वो स्टेशन पर पहुँच गया और उसने मुझे ढूंढ निकाला। जैसे ही मैंने उसे स्टेशन पर देखा तो मैं हैरान रह गई कि आखिर मेरा देवर मेरे सामने खड़ा था। उसने मेरे हाथ से मेरी बेटी को ले लिया और मुझसे कहने लगा कि आप कहाँ जा रही हो। मैंने कहा, मेरी बेटी मुझे वापस कर दो, मेरा अब यहाँ कोई नहीं है, मैं इस शहर को छोड़कर जा रही हूँ। तो उसने मुझसे कहा कि आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कल ही आपसे शादी करूँगा, आप और आपकी बेटी को अपना नाम दूंगा। ये सुनते ही मेरे तो होश उड़ गए थे और कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे देवर ने मुझसे शादी कर ली। अब मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। आखिर मुझे बेहतर इंसान का साथ मिल गया था। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जिसे इतना अच्छा पति मिला था। उसने मुझे ही नहीं बल्कि मेरी बेटी को भी अपना लिया था। अब मैं अपने परिवार में बहुत खुश हूँ। अब मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं। मेरे पास एक बेटा और बेटी भी है। मेरा पति मेरा बेटा होने के बाद भी सबसे ज़्यादा प्यार मेरी बेटी से ही करता है, और लगता ही नहीं कि वो उनके बड़े भाई की बेटी है। कुछ दिनों बाद बंगले में मेरे पास मेरी दूसरी माँ मुझसे मिलने के लिए आई थी। इतने सालों के बाद उन्हें देखकर मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाई थी। वो मेरे सामने बहुत शर्मिंदा हो रही थी और मुझसे माफ़ी मांग रही थी। मैंने आखिरकार उनको माफ़ कर दिया था, क्योंकि मैं तो हमेशा उनको अपनी सगी माँ मानती थी। लेकिन अभी मुझे जब याद आता था कि उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया तो मेरा शरीर कांपने लगता था। अगर मेरा पति मुझे ना अपनाता तो शायद मैं सारी ज़िंदगी दर दर की ठोकरें खाने में ही गुजार देती। आखिर मेरी सौतेली माँ ने मेरे साथ बहुत गलत किया था। मैं सोचती हूँ कि माएँ कैसी होती हैं। मैंने उनको हमेशा अपनी सगी माँ समझा, लेकिन उन्होंने कभी मुझे अपनी सगी औलाद नहीं समझा था। हर इंसान अपने मतलब से ही अपनी हद को पार कर सकता है, और दूसरी माँ ने भी मेरे साथ यही किया था। काश वो मेरे साथ ऐसा ना करती तो मेरे साथ वो सब नहीं होता जो हो चुका था। लेकिन अब मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, और आज मैं अपने आप से ज़्यादा खुशकिस्मत किसी को नहीं समझती, क्योंकि मेरे पति बहुत अच्छे हैं। मैं अपने पति और अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।